नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता विवेक आनंद मिश्रा। विवेक आनंद मिश्रा का जन्म मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ, लेकिन दिल में एक्टिंग करने का एक सपना बचपन से था। इसी के चलते विवेक ने रंगमंच से अपने अभिनय की शुरुआत की। कई सालों तक रंगमंच किया, उसके बाद मुंबई का रुख किया और वहां पर फिर अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए विवेक आनंद मिश्रा ने कई जगह जाकर ऑडिशन दिए। उसके बाद इनको अपनी मेहनत का एक सफल परिणाम मिला और शुरुआत फिर इनकी टीवी सीरियल्स और फिल्मों में हो गई। टीवी सीरियल राधा कृष्ण में विवेक आनंद मिश्रा ने भैरव की भूमिका निभाई है, तो वहीं अगर फिल्मों की बात करें तो फिल्म हीरो ऑफ नेशन चंद्रशेखर आजाद में क्रांतिकारी भगत सिंह की भूमिका निभाई है। तो उसके अलावा अंतरयात्री महापुरुष में आचार्य विद्या सागर जी महाराज की भी भूमिका निभाई है। और इसके अलावा कई फिल्मों में विवेकानंद मिश्रा ने अहम किरदार निभाए हैं। बात करें आलिंगन में कृष्णा बने हैं विवेकानंद मिश्रा, तो दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर भी फिल्म बनी है, उसमें भी इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है विवेकानंद मिश्रा ने। तो अंतरयात्री महायात्री में भी आचार्य विद्यासागर जी की भूमिका निभाई है। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता विवेकानंद मिश्रा। विवेकानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि जितने आप प्यारे उतने छोटे दिखते हैं, आपका नाम बहुत बड़ा है विवेकानंद मिश्रा, ऐसा तो जरा इसके ऊपर क्या कुछ जर्नी है, ये जरा बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लगा है कि आपका पहले कुछ और नाम था या इतना लंबा नाम नहीं था, मुंबई जाके शायद आपने इसमें कुछ ऐड ऑन किया। एक्चुअली मेरा नाम विवेक मिश्रा था और मैं मेरे फादर मतलब मेरे पेरेंट्स के बहुत करीब हूँ, तो मेरे फादर का नाम जो है वो नंद कुमार है। तो मैंने सोचा कि अगर विवेकानंद करूंगा तो वो उसको साथ में अगर करूंगा तो विवेकानंद हो जाएगा, और इस संसार में सिर्फ विवेकानंद एक ही थे और एक ही हो सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा उसको नंद के साथ ए ऐड ऑन किया, विवेक आनंद कर दिया, तो विवेकानंद मिश्रा हो गया वो। बिल्कुल। तो इसके पीछे जैसे आपने कहा कि आप अपने पिताजी के बहुत करीब थे, इसलिए आप इसको करना चाहते थे, या किसी ने सजेस्ट किया? क्योंकि अक्सर मैंने देखा जब मुंबई जाते हैं तो लोग अपने नाम के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कभी कोई ज्योतिष कहता है कि आप अपने साथ डबल के लगा दो या डबल ई लगा दो, या कभी कुछ लोग अपना कुछ नाम ऐसा करते हैं जो फिल्मी नाम हो जाता है। तो आप जो पारिवारिक आपने रीजन बताया, सिर्फ एक ये रीजन था या इसके अलावा कुछ और जो मुंबई की जो एक रीजन रहता है मुंबई जाकर, वो रीजन भी इसके साथ कनेक्ट था? नहीं, पिछले 6 साल से मैं मुंबई में हूँ और कभी मैं ऐसे किसी भी ज्योतिषी या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से नहीं मिला जो मुझे सजेस्ट दी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग टकराते जरूर हैं। बहुत सारे लोग कुछ भी करते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपको कुछ ये पहनने की सलाह देंगे, हम आपको बताएंगे कि आपको अपने नाम के साथ ऑन करना है। बट मेरा जहां तक मानना है कि जो आपको जो काम इंडस्ट्री में मिलता है, जो आपको मिलती है, उसके लिए आपको फाइट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने पहन ली है या फिर आपने कुछ नाम ऐड ऑन कर लिया है, वो कुछ परसेंटेज तक चलो ठीक है हो सकता है, बट 99.99% जो होती है वो आपका हार्डवर्क होता है, आपका रिलेशन होता है। आपने फाइट का जिक्र किया, जब आप मुंबई गए आप तो वहां पर किस तरह से आपको फाइट करना पड़ा, किस तरह से आपको स्ट्रगल करना पड़ा? और जो आपका पहला काम था, जो पहला ब्रेक था, जिसके लिए अक्सर जो अभिनेता रहते हैं वो इंतजार करते रहते हैं, वो आपको कब मिला और कैसे मिला? उसके लिए तो मुझे बहुत फाइट करनी पड़ी एक्चुअली, क्योंकि जैसे ही मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ तो मेरे इस एरिया से जहां का मैं हूँ वहां से आसपास कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो मुझे सजेस्ट कर सके कि यार, या फिर मुझे कोई दिखा सके कि आप मुंबई आओ और हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे ऑडिशन देने हैं, किससे जाके मिलना है, कौन सी प्रोडक्शन कंपनी में आपको जाके लोगों से बताना है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया है। तो वो सारी चीजें मेरे साथ नहीं थी। एक फ्रेंड के हेल्प के थ्रू मैं मुंबई पहुंचा 2015 में, और फिर बस स्ट्रगल शुरू हो गया। मुझे पता भी नहीं था कि प्रोडक्शन हाउस भी होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं, या क्या होता है, मुझे किसी ने आपको ये पता नहीं था, आपने कहा। तो जब आप मुंबई जा रहे थे उसके पहले आपको क्या लग रहा था कि किस तरह से वहां पर काम मिलता होगा, क्या होता होगा, आपको क्या लग रहा था? कुछ आइडिया नहीं था मुझे। मैं बस जिम में था और एक जो मेरा जिम ट्रेनर था उसको पता था कि मुझे में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं उस वक्त रंगमंच कर रहा था जी। और 2015 में मुझे एक दिन उसने पूछा कि तुम मुंबई नहीं गए, तो मैंने कहा यार मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है। तो उन्होंने मुझे फ्रेंड दिया और विद इन अ वीक मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। अपने आप दी गई है मेरी लाइफ में। तो बस मुंबई पहुंचा और कुछ मैंने सोचा नहीं कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि 7th क्लास दिमाग में था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। मैंने दूसरा ऐसा स्टेप नहीं लिया कि इधर मैं ये चीजें कर लूंगा या कुछ और कर लूंगा। मेरे दिमाग में था कि एक्टर बनना है,
हीरो बनने का विचार कभी नहीं था, सिर्फ एक्टर बनने का था। और बस पहुंच गए मुंबई और बस गलियों में भटकते रहे धीरे धीरे धीरे। फिर जब पहला मुझे ब्रेक मिला, डीडी का एक शो मिला था मंदाहार युग में, हाँ। तो खुशी हुई थी। और कम से कम 4-5-6 महीने मैंने वो शो किया, एज अ लीड किया, मैं उसमें मेन लीड में था। अच्छा, पहले बट जो आपका ब्रेक था उसमें आपको ऐसे पहले लीड मिल गया आपको? मेन लीड था उसमें, मेन लीड था मैं, मंदाहार हाँ। युग में शो का नाम था उसके, हाँ। और उसके डायरेक्टर मिस्टर धीरज तो मिश्रा जी थे। ये मिला कैसे? आपने कहा आप यहाँ जाते रहे वहां जाते रहे, तो ये कैसे मिला आखिरकार आपको? क्योंकि देखिए, जो पहली बार में मुख्य भूमिका निभाना या मुख्य भूमिका मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बिल्कुल सही मिला कह रहे हैं कैसे? ये जर्नी बताइए, क्योंकि जो मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे हैं या जो इस फील्ड जी, में जाना चाहते हैं वो इससे मोटिवेट होंगे, कुछ सीखेंगे और जी, आपकी जी। जर्नी जानना भी चाहेंगे हमारे दर्शक। एक्चुअली वो जो शो मुझे मिला, वो कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री में जो बहुत चल रहा है आज के टाइम पे, एक रिलेशन होता है और हाँ। एक स्किल होती है। जी। जो मेरा पहला शो था, मुझे रिलेशन पे मिला। हाँ। हालांकि एक्टर ठीक ठाक था मैं उस वक्त, हम्म। और जो राइटर थे वो मेरे बहुत खास थे। तो जी। उन्होंने मुझे एक जगह ऑडिशन के लिए भेजा और मैंने अच्छा ऑडिशन दिया। तो कई बार चीजें क्या होती हैं कि आप अगर एक्टर 18-19 भी हैं तो वो मैटर जी। नहीं करता है। आप अगर पर्सन 100 to 100% हैं अच्छे, हम्म। तो कई बार चीजें वो आपके लिए इजी हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है कि आज के टाइम पे कोई भी मेकर या कोई भी प्रोड्यूसर किसी का भी टैंट्रम झेलना नहीं चाहता है। बिल्कुल। और जब आप खासकर न्यू कमर हैं तो तब तो आपको बहुत सहज होना पड़ता है। जी। तो आपको इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं लोग ओके सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, अगर इसको थोड़ी सी एक्टिंग कम आती है कोई बात नहीं, हम हाँ। अगर 10 घंटे शूट करना चाहेंगे इसके साथ हम कर सकते हैं, 12 जी। घंटे 15 घंटे करने चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो आज के टाइम में मेकर यही सोचते हैं कि एक्टर थोड़ा सहज हो, हम हाँ। उसको एक किसी भी तरीके से उसको पोर्ट्रे कर सके, किसी भी सिचुएशन में हम लोग शूट कर सके। तो वो जी। थोड़ा सा उन्हें मेरा नेचर अच्छा लगा और उन्होंने मुझे वो शो दिया। हम्म। और वो मेरा फर्स्ट शो था और मैं बहुत खुश था कि चलो ठीक है, 6 महीने की स्ट्रगल के बाद मुझे मेरा पहला ब्रेक जी। मिला। चलिए, आपको ये पहला ब्रेक तो मिल गया था, लेकिन जो स्ट्रगल वाली बात मैंने आपसे पूछी थी, किस तरह से आपको जी, स्ट्रगल करना पड़ा? क्योंकि आपने इसको शॉर्ट में बताया, मैं चाहूँगा थोड़ा डिटेल में बताएं आप कि आप जब पहली बार जब मुंबई पहुंचे आप, जी। तो जो आप सोच कर गए थे, क्योंकि आप ऐसे हम्म, कुछ खास सोच कर नहीं गए थे, लेकिन जो भी आपके जहन में होगा या जो भी जी, आपने थोड़ा बहुत सोचा होगा मुंबई के बारे में, वैसा तो मुझे लगता होगा नहीं, लेकिन किस तरह की शुरुआती दौर में परेशानियां हुई आपको, जरा उसका जिक्र कीजिए आप। ओके। सो कोई यहाँ पे मेरा कांटेक्ट नहीं था, हम्म। और मेरे फ्रेंड थे अकुल, मैं सिर्फ उनको जानता था। तो मैं मुंबई में रहने की जो व्यवस्था थी वो हो गई कि चलो ठीक है, अभी मुंबई में हम रह सकते हैं, हमारे चलिए, एक पास बड़ा एक पूरा कम से कम ठहरने की जगह मिल गई कि रात में हाँ, कहीं पर भी घूमे, वो लेकिन रात में कहाँ जाना ये पता है। तो एक रहने की जब व्यवस्था हो हाँ। गई तो फिर आगे का जो स्ट्रगल शुरू हुआ, तो बस गलियों में भटकता था, 4 बंगला कभी 7 बंगला, हाँ। और पता नहीं होता था कि जाना कहाँ है, किससे मिलना है। हाँ। तो डेली बस बैग उठाते थे 9 बजे रेडी होके और स्ट्रगल करने बस में बैठ के। 32 बस मुझे आज भी याद है कि बीएसटी 32 नंबर की बस की लेता बस। था। और बस पूरे विश्वास के साथ में निकलता था डेली की आज कुछ ना कुछ तो अच्छा होना ही है। जी। बस धीरे धीरे ऐसे ही डेली डेली जाना लगा रहा। कभी मालाड जाते, कभी 7 बंगला, कभी 4 हाँ। बंगला। स्टार्टिंग पे तो पहले मुझे जी। हाँ, स्टार्टिंग में तो मुझे पहले प्रोडक्शन हाउस नहीं मिले, मैं हाँ। प्रोडक्शन हाउस नहीं पहुंच पाया। बट धीरे धीरे जब कंटिन्यू मैंने सच्चे मन से स्ट्रगल करता रहा, हाँ। तो फिर लोग मिलने शुरू हुए, क्योंकि और भी लोग स्ट्रगल करने आते हैं, तो उनके जी। थ्रू उनके थ्रू कहीं ना कहीं कांटेक्ट बनना शुरू हुए। हाँ। और फिर प्रोडक्शन हाउस पता चले कि प्रोडक्शन हाउस होते हैं, जी। तो प्रोडक्शन हाउस में गए और ऑडिशन देना शुरू किया। तो हाँ। सब बाद धीरे धीरे जब चीजें हमें पता चले कि ओके ठीक है, अभी कास्टिंग डायरेक्टर भी होते हैं, कोई हाँ। कोऑर्डिनेट होते हैं, तो उनकी हेल्प से बहुत आसान हो गई थी चीजें। और देखा जाए तो जिस जनरेशन में हम लोगों ने स्ट्रगल शुरू किया वो बहुत आसान है एज कम्पेयर टू जो पहले के लोग थे उनके कंपैरिजन। क्योंकि पहले जी। का जो स्ट्रगल होता था तो आपको डोर टू डोर आपको पोर्टफोलियो लेके जाना है और आपको डायरेक्ट प्रोड्यूसर से मिलना है, तो पहले का स्ट्रगल बहुत टफ होता था। और जी। आज का जो स्ट्रगल है वो कहीं ना कहीं बहुत इजी हो गया है। बिल्कुल, आजकल जो स्ट्रगल है वो भी 2020 की तरह हो गया है कि बहुत जी, सारे जी। ऑप्शंस भी, जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलने शुरू हो गए। और Actually, लेकिन जी बिल्कुल, मुझे लगता जी, है कि मौका ज्यादा है, लेकिन फिर उसी के हिसाब से कंपटीशन भी ज्यादा हो गया है। क्योंकि बिल्कुल जिस बिल्कुल तरह से सही कह पहले रहे हैं। लोग मुंबई में आज के जितने टाइम जाते थे, मुझे लगता है उससे कई गुना ज्यादा वहां जाते हैं, क्योंकि जितना, देखिए मेरा मानना है हर दौर का एक स्ट्रगल होता है।
अगर जी, हम जी, 40 साल पहले जाएं या 50 साल पहले जाएं, उस वक्त अलग दौर हुआ करता था। उस हम्म। वक्त खासकर मुझे लगता है शायद हम बहुत पहले जाएं तो जो मुंबई पहुंच गया एज ए एक्टर बनने के लिए, मुझे लगता है शायद उसके लिए दरवाजे खोले रहते होंगे, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। अपने दूर गांव से मुंबई जाना है, वहां पे रहना, यही बड़ा एक स्ट्रगल होता होगा। अब मुंबई तो हर कोई जा सकता है, वहां हर कोई रह सकता है और प्रोडक्शन हाउस भी हर कोई जा सकता है, लेकिन वहां मौका मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन पर राइट भी राइट चीजें बढ़ रही हैं, हर दौर की अपने एक स्ट्रगल होता है और इसका हम्म। मजा भी है, होना भी चाहिए। स्ट्रगल नहीं होगा तो फिर आप अपने 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 दम पर अपने कैसे ये बता पाएंगे आगे चल के कि हमने इस दौर से गुजरे हैं। और जितना स्ट्रगल होगा उतना ही कलाकार मजबूत होता है। लेकिन बिल्कुल सही जी, है। आप और एमटेक हैं जी, बिल्कुल एक आप तो बोलिए बोलिए, एक आप बोलिए। तो भी आज के टाइम पे मैंने देखा है, मैं भी यूथ हूँ, लेकिन हाँ। पिछले 6 में मैंने एक चीज जो देखी है, होता क्या है कि आज के टाइम पे जो न्यू जनरेशन है, जो इंडस्ट्री में आना चाह रही है या आती है, वो एक्चुअली आज के टाइम में हार्ड वर्क नहीं करना चाहती। हाँ। पहले के एक्टर होते थे, वो एनएसडी जाते थे या फिर एफटीआई जाते थे या किसी ने के थ्रू वो अपने आप को पॉलिश करते थे। जी। और आज के टाइम पे लोगों को सिर्फ ये हो गया है कि अगर उन्होंने कोई चीज देखी, कोई फिल्म देखी, उनको इंस्पिरेशन मिला कि जी। यार बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत मजा आ रहा है, फिल्मों को देख के लोग तालियां बजा रहे हैं, तो हम भी क्यों हीरो ना बन जाएं। बट बिल्कुल। उस हीरो बनने तक का जो उनका सफर होता है, जो हाँ। स्ट्रगल होता है, वो समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आज जरूर है, मैं ऐड करना चाहूंगा, आज भी एनएसडी कंटिन्यू चल रही है और हर साल एनएसडी से बहुत अच्छे से कलाकार निकलते हैं इंडस्ट्री में, अपनी वहाँ पर एक्टिंग कर रहे होते हैं, चाहे एफटीआई है वहाँ से बड़े अच्छे अच्छे लोग निकलते हैं या बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट वहाँ से भी लोग निकलते हैं। लेकिन एक दौर, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसको ऐसा लगता है कि बस मैं मुंबई पहुंचूंगा, मैंने ना थिएटर किया ना कुछ किया, उसको लगता है बस मैं मुंबई पहुंचूंगा और मुझे काम मिल जाएगा। और फिर बिल्कुल ये इसलिए तो थोड़ी परेशानियां भी होती है उनको आगे चलकर, इसलिए अपने आप को राइट तैयार करके पूरी तरह से, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को एनएसडी में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि 24 से 25 सीटें रहती हैं साल में मुश्किल से, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाए। लेकिन जहां अपनी जगह रहते हैं वहां पर वो थिएटर सीखे और जितना हो सके बिल्कुल सीख कर जाए, मुंबई में सीख कर जाए, मुंबई में सीखे नहीं तो, क्योंकि मुंबई में आपको काम ढूंढना है, अगर आप, कुछ लोग क्या करते हैं मुंबई पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सीखते हैं, समस्या फिर यहीं पर होती है और इसलिए फिर भीड़ बढ़ती जाती है और स्ट्रगल भी बढ़ता जाता है। अच्छा, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि यही हुआ ना, बिल्कुल, इसीलिए तो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं जब आया था, मैं बिल्कुल उतना ज्यादा मैंने सीखा हुआ नहीं था। बिल्कुल डेफिनेटली होता ना कि वक्त और हालात इंसान को सब कुछ सिखा देता है। बिल्कुल, वो भी सिखा देते, एक तरीका ये भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस तरीके से बेहतर है कि हम सीख के जाएं, ज्यादा वो तरीका बेहतर होगा। बिल्कुल, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, प्लस आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो अगर आपको चीजें आती, क्योंकि जैसे हम क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करने जाते हैं और हमें सारे आंसर पता होते हैं तो हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। बिल्कुल। अच्छा विवेक जी, आप एमटेक भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि अक्सर लोग कहते भी हैं, लोग मजाक में कहते हैं या घर में कहते हैं या परिवार में कहते हैं या आसपास मोहल्ले में कहते हैं, हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा जो नजरिया बदल गया है, लेकिन अक्सर कहा था अच्छा कुछ नहीं करता, एक्टिंग करता है। ठीक है, एक्टिंग तो करते हो, इसके अलावा करते क्या हो? कुछ लोग ये भी करते कि एक्टिंग तो करते हो, इसके अलावा करते क्या हो? तो आपका इतना अच्छा प्रोफेशन था, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, आप एमटेक थे, उसके बाद फिर एक्टिंग में कैसे चले गए आप? कब, मतलब क्या आप छोटे से आपने तय करके रखा था स्कूल से, कॉलेज से, कि मुझे इस एक्टिंग के सफर में जाना है, या पढ़ाई करते करते, या उसके बाद कभी कुछ ऐसा लगा या किसी ने कहा आपको, जैसे कि आपने जिम का जिक्र किया था, लेकिन इतना अच्छा, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। बिल्कुल, प्लीज जानना चाहेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक एक्टर बन रहा है तो इतना अच्छा है, क्योंकि अगर बोलूं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आज बड़ा अच्छा स्कोप है, चाहे सैलरी की बात कर लें, पैकेजेस की बात कर लें, क्योंकि जो कलाकार बनता है आपको पता है कितना स्ट्रगल होता है, पैसे भी मिलते हैं 45 दिन के बाद और उसमें भी कटके मिलते हैं 90 डेज के बाद। मैं आपको रोकना चाहूंगा, 90 डेज के बाद। अच्छा, 90 डेज हो गए अब 90 डेज के बाद उसमें भी कटके मिलते हैं और कभी कभी तो मिलते भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कई सालों, ये तो आजकल बहुत नॉर्मल हो गया कि कई साल, मतलब आपको पेमेंट कई बार लटक जाते हैं, नहीं मिल पाते प्रोड्यूसर्स के, अगर प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। तो आप कैसे इतने डेयरिंग वाले आप डेयरिंग वाले फील्ड में गए, इतनी अच्छी आप फील्ड छोड़कर? आप एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं जब 7th क्लास में था तो एक अक्षय कुमार सर की फिल्म आई थी, कम वक्त इश्क जी, और मैं गांव में ही रहता था उस वक्त, तो पापा के डर से टीवी देख रहा था और पढ़ रहा था, और एक खिड़की थी मेरे घर पे। मैं हमेशा कोशिश करता था कि जब पापा उस खिड़की से गुजर के अंदर गेट में आते थे तो मुझे दिख जाते थे। उनके डर से मैं बैठ के पढ़ ही रहा था और मैं फिल्म देख रहा था, फिल्म की गाने चल वक्त। तो बस वो देखते देखते गाना, पता नहीं, एक होता है कि एक स्पार्क मेरे अंदर आया कि मुझे पता नहीं कहाँ से आया, या फिर डेस्टिनी थी, सारी चीजें कह सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। तो मुझे वो अंदर से क्लिक हुआ कि मुझे एक्टिंग करनी है। ये दिमाग में नहीं आया कि मुझे हीरो बनना है, मुझे दिमाग में आया कि मुझे एक्टिंग करनी है जी।
बस उस टाइम के बाद फिर वो दिमाग में चीजें घूमती रही। 7 क्लास में था, फिर उसके बाद कई बार दिमाग से निकल भी गई चीजें। हाँ। बट मैं 11th-12th में पहुंचा तो मुझे लगा कि यार मेरा जो एक ड्रीम था वो तो एक्टिंग था। तो मैं पापा से मैंने कहा कि पापा मुझे शहर में पढ़ने जाना है, भोपाल जाना है। तो हाँ। मैं बहुत छोटा था और हमारी फैमिली से वहाँ पे कोई रहता भी नहीं था। जी। बट लगता है ना कि डेस्टिनी, तो वहाँ पे एक कजिन मुझे मिल गया जो रहते थे। बिल्कुल। तो पापा से मैंने रिक्वेस्ट करके मैं हम्म। भोपाल शिफ्ट। तो मेरा 12th था, तो 12th में जब था तो मैंने कुछ नहीं किया। जी। बट जैसे ही 12th का मेरा कंप्लीट हुआ तो फिर अब मुझे समझ में आया कि अब एक्टिंग के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत हाँ। जरूरी है। जिस चीज किया है उस चीज के लिए तो करना पड़ेगा। तो मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे मुंबई जाना है। तो पापा ने कहा कि अब एक्चुअली रूरल एरिया में आपको पता ही है कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, हम्म। पेरेंट्स को लगता है कि जो बेटा है वो कम से कम एक अपना ग्रेजुएशन कर ले, एक ऐसी उसके पास एक ऐसा एक्चुअली क्या बोलते हैं बैकअप हो कि लाइफ में कभी उसको कुछ पैसों के लिए या जॉब के लिए भटकना ना पड़े। जी। तो पापा बहुत डरे हुए थे और उनको एक्टिंग का कुछ नॉलेज नहीं था, एक्टिंग हाँ। फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैंने पापा की खुशी के लिए चलो ठीक है ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो हम फिर बीटेक किया। हाँ। और बीटेक के साथ साथ ही मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया, जो मेरे लिए हाँ। बहुत अच्छा। जी। तो वो बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट हो गया कि कॉलेज के साथ साथ मैंने थिएटर कर लिया, तो एक जी। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, क्योंकि मैं बिल्कुल। कभी सामने गया नहीं था लाइफ में। तो आपके वो चीज पिताजी भी निश्चिंत हुए, चलो ठीक है बेटा जा रहा है मुंबई, अगर कुछ नहीं हुआ तो इसके पास डिग्री तो अच्छी है, अच्छी खासी नौकरी कर लेगा बाद में ये। एक्चुअली हाँ, उनको इस बात की खुशी थी कि चलो कोई बात नहीं, डिग्री है तो अगर हाँ। कुछ नहीं हुआ अच्छा, कुछ ना उन्होंने कुछ टारगेट दिया था आपको? कि अक्सर मैंने देखा है पिताजी टारगेट देते हैं, बेटा 1 महीने 2 महीने या 6 महीने में कुछ नहीं हुआ तो वापस आना पड़ेगा, या 1 नहीं साल नहीं में नहीं, कुछ नहीं हुआ तो वापस आना पड़ेगा, ऐसे कोई टारगेट दिया था आपको? कभी नहीं दिया, कभी नहीं दिया। और उन्होंने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किए जीवन में। हाँ। मतलब बहुत प्राउड फील करता हूँ मेरे फादर पे, जी। मिस्टर आनंद मिश्रा जी मेरे फादर का नाम है। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ उनपे कि उनको अगर मैंने कोई चीज बोली है तो कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं करना है, हाँ। सही का है, ओके ठीक है करो। जी। तो उन्होंने मुझे भी इस चीज के हाँ। नहीं टोका। मैं बहुत फ्री था, बहुत फ्री माइंड में था। और स्ट्रगल फिर अच्छा चलता रहा। तो कई बार मैं घबराया भी कि मैं उनसे शेयर करूं कि पापा मुझसे नहीं हो रहा है। हाँ। बट मैंने सोचा कि ये मेरा ड्रीम अच्छा, है तो ये जो मुझे आपने कहा कि पापा मुझसे नहीं हो रहा, ये कब आपको लगा और क्यों आपको लग रहा था कि पापा मुझसे नहीं हो रहा है और मैं नहीं कर पाऊंगा? क्या दौर था वो? मैंने उनको ये बात नहीं बोली। मैं अपने आप से बोलता था कि मैं पापा को ये बात बोलूं। शुरुआती दौर में जब मैं हाँ। ऑडिशन देने जाता था, हाँ। पैरों में अच्छा, छाले पड़ शुरुआत जाते शुरुआत थे। की बात कर रहे हैं, जब आपको वो पहली वाले जो ब्रेक था आपको, जिसमें आपने लीड रोल किया था जी। दूरदर्शन का मंदार युग, वो आपको हाँ नहीं हाँ, मिला था? नहीं मिला था। हम्म। और मैं डेली सुबह निकलता था और पापा से उतने पैसे भी नहीं लेता था कि उनको जी। ये ना लगे मनी वेस्ट कर रहा है। तो मैं उतना ही बिल्कुल। उनसे जितने में मैं सरवाइव कर सकूं हाँ। उससे ही ट्रैवल करता था। कई बार जब हम 4 बंगला 7 बंगला जाते थे तो पैदल ही चलते थे। तो सुबह जी। 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक सिर्फ चलना ही होता था, इधर हाँ। उधर भटकना। शाम को आते वक्त जब पैरों में छाले पड़ जाते थे तो बस आंखों से आंसू ही निकलते थे। जी। नहीं, तो ये टूटा तो है नहीं। कि मुंबई में अगर व्यक्ति जाता है तो उसको जिम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चल चल के स्ट्रगल कर करके वो फिट रहता है वो। हाँ, फिजिकली बहुत फिट हो जी। जाते हैं। हाँ, और हम स्लिम हो गए थे उस वक्त बिल्कुल। कि बहुत क्योंकि जब आप शुरू शुरू में जाते हैं ना तो आपको लोग बोलते हैं कि यार मुंबई आए हो, मुंबई में लीन बॉडी चलती है। हाँ, और तो वो हमने मुंबई कहा था आपको लीन बॉडी बना ही देती है जब इतना स्ट्रगल करना पड़ता है तो। अच्छा तो विवेक, जी आपकी मैं अगर जिक्र करूं, आपकी उम्र के हिसाब से बहुत बड़े बड़े आपने रोल किए हैं। जो एक फिल्म है हीरो ऑफ नेशन चंद्रशेखर आजाद, इसमें आपने भगत सिंह की भूमिका निभाई है, तो आप जी क्रांतिकारी बने। आप ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल किया आपने। तो जब ये जी आपको रोल मिला आपको भगत सिंह का, तो कैसा, हम्म, क्योंकि डेफिनेटली प्राउड टू फीलिंग होगा कि इतने बड़े क्रांतिकारी का हमें भूमिका निभाने को मौका मिल रहा है, तो किस तरह से आप तैयार हम्म, हुए थे? कुछ फोटोज भी हम्म। हम दिखा रहे हैं, शायद यही फोटोज है आपकी भगत सिंह के हाँ किरदार बिल्कुल वाली। बिल्कुल। जी। जी जी। तो बताएं कि कैसे इसमें आपको मौका मिला और कैसे आपने इस रोल के लिए तैयार किया था? तो स्टोरी वही है जैसे मैंने आपको बात की थी रिलेशन की, हाँ। जो जिनके साथ मैंने पहला शो किया था, मिस्टर धीरज मिश्रा जी। हाँ। तो कई साल जब हमने उनके साथ शो किया तो उसके बाद से ही वो मेरे लिए मेरे मेंटोर, मेरे गुरु जैसे थे, आज जी। भी हैं वो। तो उनके साथ मेरा रिलेशन हमेशा बहुत अच्छा रहा। तो उस वाले शो यानी मंदा हर युग के बाद उन्होंने मुझे एक और शो दिया, एज अ सेकेंड लीड दिया, हाँ। मेरे मन की कस्तूरी। जी। हाँ, तो मेरे मन की कस्तूरी के बाद वो फिल्म बना रहे थे, हम्म। यही हीरो ऑफ नेशन चंद्रशेखर आजाद। हाँ। तो उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी हुई थी और उन्हें भरोसा था कि इस चीज को ये पूरा जस्टिफाई कर जी। सकेगा। तो उन्होंने मुझे उस कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया, ऑडिशन लिया और लुक टेस्ट किया। और जी।
उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ये कर सकता है, भाई इनोसेंट दिख रहा है जी। लेकिन कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होता है कि इतना इनोसेंट आदमी ऐसे हाँ, में ऐसा क्रांतिकारी वाला रोल कर सके। कर सकता है। तो उन्होंने जब मेरा ऑडिशन देखा और लुक देखा तो उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं जी। ठीक है ये कर सकता अच्छा, है। कोई संवाद आपको याद है भगत सिंह जी का? क्योंकि मुझे लगता है कि बड़े अच्छे-अच्छे संवाद होंगे उस फ़िल्म में। अगर आपको कोई याद हो तो हम ज़रूर एक आध संवाद सुनना चाहेंगे। एक डायलॉग था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि जो भी आपको मनपसंद या कुछ और आपको संवाद अगर आपको याद हो, कोई सा भी। मुझे सडन अभी दिमाग में आ नहीं रहा। बहुत अच्छा संवाद था जो मैंने उसमें बोला था, डायलॉग बहुत हाँ, अच्छा था। हम हमारे देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, ऐसा कुछ था। हाँ। एक्चुअली दिमाग में आ नहीं रहा बहुत है। खूब। देखिए, मुझे लगता है 15 अगस्त आने वाली है और आप जी। बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो आप 3-4 लाइनें तो मुझे लगता है अपने मन से आप बना सकते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, चलिए, और अक्सर हमने देखा है कलाकार लोग इम्प्रोवाइज़ बहुत करते हैं कि जी। अंग्रेज़ सामने खड़ा हुआ है, वो आपसे कुछ सवाल जवाब कर रहा है कि जी। जो भी कुछ है, लेकिन फिर आप उनको ये कह रहे हैं कि ज़्यादा वक्त नहीं है, हम अपने इस भारत देश को आज़ाद करके रहेंगे तुम्हारे गुलामी से। और 2-3 लाइनें कुछ ऐड करके आप अपनी दमदार आवाज़ में कुछ बोलें, क्योंकि आपने जो एक लाइन बोली ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। अ, एकदम से अगर पहले मुझे याद होता तो मैं जरूर ये चीज प्रेफर करती। चलिए, एक काम करते हैं, बातचीत करते रहते हैं, अगर आपके ज़हन में आएगा तो उसको फिर हम हाँ कंटिन्यू बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, मेरे बिल्कुल, एक बड़ा ही फेमस सीरियल है राधा कृष्ण है। जैसे अभी हम जी। ज़िक्र कर रहे थे कि कितना भोला-भाला लड़का जो चेहरा है वो भगत सिंह की कैसी भूमिका निभाएगा। भगत सिंह से भी 4 कदम आगे चल गए, क्योंकि भगत सिंह क्रांतिकारी की भूमिका में थे, लेकिन यहाँ पर आपने भैरव की भूमिका निभाई थी आपने। तो मुझे ये बताइए कि इस जो सीरियल में भैरव की भूमिका, कोई कास्टिंग डायरेक्टर कैसे आपको इतने भोले-भाले शक्ल वाले लड़के को भैरव बना सकता है वो? नहीं नहीं ये जो भैरव इसमें थे वो बहुत इनोसेंट वाले भैरव थे। अच्छा। कैरेक्टर जी हाँ, हाँ, इसमें मेरा शेड नहीं था, बहुत पॉजिटिव था। हाँ, जो कृष्ण है, कृष्ण हाँ, के होते हैं और एक उसमें लंबी स्टोरी है कि हाँ। सबकी जो अच्छा, प्रेमिका होती है। ये वो वाले भैरव नहीं है जिसको हम काल भैरव कहते हैं या दूसरे भैरव? नहीं, वो वाले भैरव नहीं ये है, दूसरे भैरव हैं, अच्छा। जी। नहीं नहीं वो वाले भैरव नहीं है, बहुत इनोसेंट से भैरव थे, हाँ। कृष्ण के सखा थे। तो हमारी लव स्टोरी थी उसमें, अच्छा, अच्छा ट्रैक। कृष्ण भगवान के सखा थे, ठीक, ठीक। जी जी। हाँ, फिर तो मैं समझता हूँ, बिल्कुल, फिर मैं समझ सकता हूँ कि वही सोचूं कि इतना भोला-भाला चेहरा एक इस तरह की भूमिका में कैसे आ सकता है वो? लेकिन बहुत खूब, लेकिन बिल्कुल। इवन जैसे आपने ये बात कही ना, तो जब मैं शिव सागर जी से मुलाकात करने गया था उनके वेब हाँ। सीरीज वैष्णो देवी के लिए, लक्ष्मण के लिए, जी। तो मैं जब मेरी क्रिएटिव से मीटिंग हुई तो उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो मुझे एक्चुअली राम का कैरेक्टर अप्रोच कर रही थी। हाँ, तो मैंने कहा कि मैंने पॉजिटिव बहुत किया हुआ है, मुझे कुछ नेगेटिव चाहिए कि मैं दिखा जी। सकूं कि मेरे अंदर भी वेरिएशन है, मैं हाँ, वाले कैरेक्टर कर सकता हूँ। तो मैंने जब लक्ष्मण के लिए कहा तो वो उन्होंने कॉन्फिडेंस ही मुझ में नहीं आ रहा था। हाँ। यार लक्ष्मण इतने तेज तर्रार हाँ, और तेज इतने तर्रार, एग्रेसिव हैं, हाँ, बिल्कुल। वीर रस वाले जी। कैरेक्टर हैं, आप कैसे कर पाएंगे? तो फिर जब मैंने उनको ऑडिशन दिया तो शिव सागर जी जब हम लोग शूट कर रहे थे तो वो मेरे वैनिटी में आए और मुझे हाँ। उन्होंने बहुत प्राउडली कहा कि सिर्फ एक ही ऐसा कैरेक्टर था जिसको हमने पहली बार ऑडिशन देके सिलेक्ट किया था। बहुत बढ़िया, बहुत। देखिए, यही कलाकार की एक अपने आप में एक उपलब्धि होती है कि वो दिख कैसा भी रहा है, लेकिन कैमरे के सामने उस कैरेक्टर में रम जाता है वो। समय बहुत कम है, मुश्किल से 30-40 सेकंड का समय है हमारे पास, लेकिन एक कैरेक्टर के बारे में हम और जिक्र करना चाहेंगे जो आपकी एक अपकमिंग फिल्म है, उसमें आप ओशो बने हैं, और शायद हम तस्वीर भी देख रहे हैं, शायद वो जो तस्वीर चल रही है जिसमें व्हाइट कलर का आप पहने हुए कुर्ता पैजामा, वही है आपके उस कैरेक्टर की? वो मेरी एक और फिल्म जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, ब्लॉकबस्टर चल रही है देखा जाए तो, अंतर्यात्री महापुरुष। जी। अच्छा, ये उसका कैरेक्टर है? जी हाँ, आचार्य श्री विद्यासागर जी के जीवन पर फिल्म आधारित है और बहुत अच्छी लोगों को लग रही है और सौभाग्य से मुझे आचार्य श्री का कैरेक्टर करने को मिला। जी। तो देखिए, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आपने इतने बड़े-बड़े लीजेंड लोगों का किरदार निभाया। अच्छा, ये जो ओशो वाली फिल्म जो अपकमिंग है, इसका थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए। जी हाँ। तो इस फिल्म में मैंने यंग ओशो का किरदार निभाया हुआ है, 18 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स तक। हाँ। जब वो 35 साल के होते हैं, तो यानी कि एक बच्चे से लेके एक जवान आदमी तक का मैंने इसमें कैरेक्टर निभाया हुआ है। हाँ। तो बहुत टफ था और जब हम शूट के 6 महीने पहले से मैंने इसके लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था। हाँ। और डेली बस मैं मेडिटेशन और उनको सुनना, सिर्फ मेरा यही काम होता था। चलिए, बहुत बढ़िया जी। जाते-जाते एक काम का और जिक्र कर देते हैं। क्राइम पेट्रोल में आपने 150 से ज्यादा एपिसोड निभाए हैं, तो किस तरह के आपने इसमें किरदार निभाया? हमेशा पॉजिटिव या कभी मारा-मारी भी की है आपने, नेगेटिव किरदार भी निभाया आपने?
नहीं नहीं, क्राइम पेट्रोल में हमेशा इनोसेंट दिखने वाला जो होता है वो खूंखारी होता है, तो मैंने हमेशा खूंखार कैरेक्टर देखिए वैसे भी आजकल जो विलन के जो परिभाषा बदल गई है, पहले विलन दिखते थे वो विलन होते थे, अब विलन जी, जी। दिखते नहीं है, अब वो विलन होते हैं, तो कुछ बिल्कुल, परिभाषा भी बिल्कुल। बदल गई है। विवेक जी बहुत अच्छा बिल्कुल लग रहा सही था कहा। आपसे बात करके, लेकिन समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत जी, सारे जी। आपके काम ऐसे हैं जो लीजेंड काम है, जो अभी आप इतनी कम उम्र में आप कर चुके हैं, लेकिन समय कम बिल्कुल। है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आने वाले दिनों में कभी आपको फिर से जोड़ेंगे, जब आपके बिल्कुल। और लीजेंड काम आपके इससे जो आपके चेकलिस्ट बनी हुई है, जो आपकी किताब बनी हुई है, इसमें आपने डिसाइड किया होगा मुझे कौन कौन से रोल करने हैं, उसके बाद हम फिर आपसे कभी फिर बात करेंगे। लेकिन इस बार जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता विवेकानंद मिश्रा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।